नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। शादी के 3 साल बाद तक संतान नहीं हुई तो पति ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दिया। भाई के घर पहले ही गरीबी थी। अपना पेट पालने के लिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल जी मेरी बहुत इज्जत करते थे और कहते थे, बेटी तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। उसके बाद वो हर नए कार्यक्रम और जरूरी काम की शुरुआत मुझसे ही करवाते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हमेशा सोचती थी, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मुझे लग रहा था जैसे दुनिया की हर खुशी मेरे हिस्से में आ गई हो। बचपन से मेरा यही सपना था कि एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, जहाँ मेरी इज्जत होगी, मेरी अपनी छोटी सी दुनिया होगी और मैं अपने पति के साथ मिलकर एक सुंदर जीवन बिताऊंगी। जब विदाई के समय मैंने पिताजी के आंसू देखे तो दिल भर आया था, मगर साथ ही ये यकीन भी था कि अब मेरा पति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगा। मेरे पति का नाम रोहन था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शादी के शुरू के दिन मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। ऑफिस से आते समय कभी मेरे लिए मिठाई ले आता तो कभी मेरी पसंद की चूड़ियाँ। मैं भी सारा दिन इसी इंतजार में रहती कि कब वो घर आए और मैं उसके साथ बैठकर चाय पीऊँ। सासू माँ भी शुरू में बहुत प्यार से पेश आती थी। वो हर आने जाने वाले से कहती, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। शादी के कुछ महीने तो ऐसे बीते जैसे समय को भी हमारे घर का रास्ता भूल गया हो। हर तरफ खुशियां थी, हर हफ्ते कहीं ना कहीं पार्टी होती। कभी हम ससुराल वालों के साथ बाहर चले जाते तो कभी मेरे मायके वाले हमें खाने पर बुला लेते। मैं भगवान का धन्यवाद करती थी कि उसने मुझे इतना अच्छा घर दिया। शादी के बाद मेरा जन्मदिन आया तो रोहन मेरे लिए एक सुंदर सी घड़ी लेकर आया। हंसते हुए बोला, अब समय भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं मुस्कुरा दी। उस समय मुझे क्या पता था कि समय सच में हमारे साथ रहेगा, पर पहले जैसा नहीं रहेगा। शादी को 1 साल पूरा होने वाला था कि रिश्तेदारों के सवाल शुरू हो गए। हर शादी, हर पार्टी, हर खुशी के मौके पर कोई ना कोई जरूर पूछ लेता, खुशखबरी कब सुना रही हो। शुरू में मुझे ये सवाल आम सा लगता था। मैं भी हंसकर कह देती, प्रार्थना करें, भगवान जब ठीक समझेगा दे देगा। लेकिन धीरे धीरे यही सवाल मेरे दिल पर बोझ बढ़ने लगा। एक दिन माजी की कुछ रिश्तेदार औरतें घर आई। मैं सबके लिए चाय बनाकर ले गई। वो मेरे सामने ही बैठकर बातें कर रही थी। एक औरत ने माजी से हंसते हुए कहा, बहन अब गोद में पोता भी होना चाहिए था। दूसरी ने तुरंत कहा, कहीं बहू नौकरी वगैरह का तो नहीं सोच रही? आजकल की लड़कियां पहले बच्चा नहीं चाहती। माजी ने उस समय सिर्फ इतना कहा, भगवान बेहतर करेगा, पर उनके लहजे में पहले जैसी गर्मी नहीं थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। रोहन ने मेरी परेशानी महसूस कर ली। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। हमारी जिंदगी है, लोग तो बस बातें करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने सोचा, जब मेरा पति मेरे साथ है तो मुझे किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं। समय बीतता गया पर हालात वहीं के वहीं रहे। हर महीने उम्मीद बनती और हर महीने चुपचाप टूट जाती। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, पर हर नाकाम उम्मीद के बाद अकेले में बहुत रोती थी। मैंने प्रार्थना करना और बढ़ा दिया। सुबह जल्दी उठकर भगवान से गिड़गिड़ाकर मांगती, मेरे घर की खुशियां हमेशा बनाए रखना। एक शाम मैंने बहुत हिम्मत करके रोहन से कहा, अगर आप कहें तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उसने तुरंत मेरी बात मान ली और बोला, हाँ क्यों नहीं, अगर इससे तुम्हारा मन शांत होगा तो जरूर चलते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में नई उम्मीद जाग उठी। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते हम डॉक्टर के पास गए। मेरे कुछ टेस्ट हुए, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी समय लग जाता है। घर वापस आकर मैंने चैन की सांस ली।
पर पता नहीं क्यों माँ जी के चेहरे पर सुकून नजर नहीं आया। कुछ दिन बाद मैं रसोई में काम कर रही थी कि मुझे बैठक से उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से कह रही थी, आजकल की लड़कियां ऊपर से ठीक ही लगती हैं, पर असली बात बाद में पता चलती है। भगवान करे हमारे घर की किस्मत भी खुल जाए। ये शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। पहली बार मुझे लगा कि शायद परीक्षा अभी शुरू हुई है। मैंने चुपचाप आंसू पोंछे और खुद से वादा किया, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे यकीन था कि प्यार हर मुश्किल पर भारी पड़ सकता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में प्यार से ज्यादा लोगों की बातें हमारे घर पर असर डालने वाली थी। इस सब के बाद मैंने दिल में यही उम्मीद बांध ली थी कि समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा, मगर शायद कुछ परीक्षाएं इंसान के सब्र को आजमाने ही आती हैं। शादी का दूसरा साल शुरू हुआ तो मेरे घर का माहौल भी पहले जैसा ना रहा। वही घर जहाँ कभी मेरी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ खामोशियां ज्यादा सुनाई देती थी। शुरू में रोहन हर बात पर मेरा साथ देता था, मगर अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुझसे बदतमीजी तो नहीं करता था, मगर उसकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ने लगी थी। पहले ऑफिस से वापस आते ही वो मेरे पास बैठ जाता था, लेकिन अब अक्सर खाना खाकर सीधा कमरे में चला जाता। मैं कई बार सोचती शायद ऑफिस का दबाव होगा, मगर दिल जानता था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। सास के व्यवहार में भी साफ बदलाव आ चुका था। अगर कभी कोई रिश्तेदार आ जाता तो बातों बातों में जरूर कह देती, भगवान हर औरत की गोद भर दे, वरना घर की रौनक ही अधूरी रहती है। वो मेरा नाम नहीं लेती थी, मगर उनके हर वाक्य का इशारा मेरी तरफ होता। मैं चुपचाप सिर झुका लेती, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब देने से हालात बेहतर नहीं होंगे। एक दिन मैंने हिम्मत करके रोहन से कहा, अगर आप इजाजत दे तो हम दोनों दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें दोबारा क्यों जाना है? तुम्हारे तो पहले भी टेस्ट हो चुके हैं। मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा था कि कई बार पति पत्नी दोनों के टेस्ट जरूरी होते हैं। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार नाराजगी से कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि समस्या मुझ में हो सकती है? क्या मैं नामर्द हूँ? मैं घबरा गई, तुरंत बोली, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सिर्फ डॉक्टर की बात बता रही हूँ। वो बिना कुछ कहे उठा और कमरे से बाहर चला गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर बात करना भी कुछ लोगों को अपनी बेइज्जती लगता है। इस घटना के बाद उसने कई दिन मुझसे इस विषय पर कोई बात नहीं की। मैं भी चुप हो गई। मुझे डर था कहीं मेरी एक बात हमारे बीच और दूरी ना पैदा कर दे। महीने बीतते गए, हर नई सुबह मेरे लिए नई उम्मीद लाती और हर महीने के आखिर में वो उम्मीद चुपचाप दम तोड़ देती। मैं हर बार भगवान की मर्जी में राजी होने की कोशिश करती, मगर ससुराल वालों के बदलते व्यवहार मुझे बार बार कमजोर कर देते। एक शाम रोहन ऑफिस से आया तो उसके साथ उसकी बुआ भी थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई। वो मुझे ध्यान से देखती रही, फिर अचानक बोली, बेटा रोहन, तुम अभी जवान हो, जिंदगी का सुख बातों से नहीं वंश से होता है। मैंने सिर झुका लिया। मेरी इच्छा थी कि रोहन मेरी तरफदारी करे जैसे पहले किया करता था, मगर वो चुप बैठा रहा। उसकी खामोशी मेरे लिए हर ताने से ज्यादा तकलीफ दे थी। उस रात मैं बहुत रोई। मैंने रोहन से कहा, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दें, मगर मुझसे इस तरह दूर मत हो। उसने थके हुए लहजे में कहा, बात दूर होने की नहीं है, मैं भी परेशान हूँ। हर तरफ से एक ही सवाल सुन सुनकर मैं थक गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हम दोनों एक टीम हैं, अगर परीक्षा आई तो मिलकर इसका सामना करेंगे। वो कुछ पल चुप रहा, मगर उसने मेरा हाथ धीरे से अपने हाथ से अलग कर दिया। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था, क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे लगा कि हमारे बीच सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि दूरी भी आ चुकी है।
तीसरे साल की शुरुआत के साथ ही हालात और बिगड़ गए। अब सास कभी कभी मुझे बांझ कहकर पुकार देती। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता तो वो आकर मेरे सामने दुख भरे लहजे में कहती, पता नहीं हमारे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मैं हर बार मुस्कुरा देती, मगर अंदर से टूटती जा रही थी। एक दिन मैंने आखिरी बार हिम्मत करके रोहन से कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक बार अपना भी टेस्ट करवा लीजिए। अगर समस्या मुझ में हुई तो मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी। अगर आप में हुई तो हम दोनों मिलकर इलाज करवाएंगे। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, हर बात का इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश मत करो। मैं सहम कर चुप हो गई। मैंने जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखा था। कुछ दिन बाद घर में छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। सास ने फिर मुझे बांझ कहा। मैं चुप रही, मगर उस दिन रोहन भी चुप नहीं रहा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ नहीं बिता सकता जिससे मेरा वंश आगे ना बढ़ सके। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, एक बार, सिर्फ एक बार अपना टेस्ट भी करवा लीजिए। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर मेरे हाथ में तलाक के कागज रख दिए और ठंडे लहजे में बोला, आज से तुम आजाद हो। वो शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने एक नजर उस घर को देखा जिसे बचाने के लिए मैं 3 साल तक हर दुख चुपचाप सहती रही। फिर अपने कुछ कपड़े एक बैग में रखे और आंसुओं के साथ उस घर से निकल आई। मुझे नहीं पता था मैंने सिर्फ एक घर नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसे झूठ का बोझ भी साथ उठा लिया था जिसकी सच्चाई सालों बाद मेरे सामने आने वाली थी। बाई के घर की दहलीज पर कदम रखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी पीछे रह गई हो। 3 साल पहले मैं इसी घर से दुल्हन बनकर गई थी। उस समय सबकी आंखों में मेरे लिए दुआएं थीं और आज मैं वापस आई तो मेरे हाथ में सिर्फ एक बैग था और दिल में अनगिनत जख्म। बाई ने मुझे देखा तो तुरंत आगे बढ़कर मेरा सामान पकड़ लिया। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, शायद मेरे आंसू ही सब बता चुके थे। भाभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे गले तो लगा लिया, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैं उनकी मजबूरी समझ सकती थी। भाई एक छोटी सी दुकान पर नौकरी करता था। महीने के आखिर तक घर का खर्च पूरा करना ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे में मेरा आ जाना उन पर एक और जिम्मेदारी बन गई थी और ऊपर से अब माता पिता का सहारा भी नहीं रहा था। मैंने पहले ही दिन मन में फैसला कर लिया था कि मैं इस घर पर बोझ नहीं बनूंगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, भाभी का हाथ बटाती, बच्चों को तैयार करती। पर जब दोपहर को सब अपने अपने काम में लग जाते तो मैं एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचती रहती। कभी कभी बेख्तियार ये सवाल मन में आता, आखिर मेरी गलती क्या थी? अगर संतान भगवान की देन है तो इस देन के ना मिलने की सजा सिर्फ औरत को ही क्यों दी जाती है? एक शाम मैंने देखा कि बाई जेब से कुछ रुपए निकाल कर भाभी के हाथ में दे रहा था। भाभी धीमी आवाज में कह रही थी, इस महीने भी राशन लेना है, बच्चों की फीस भी देनी है और बिजली का बिल भी जमा कराना है। भाई चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं अंदर अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। उस पल मुझे लगा अगर मैंने जल्दी कुछ ना किया तो मेरी वजह से इस घर के हालात और खराब हो जाएंगे। अगली सुबह मैंने बाई से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसने तुरंत मना कर दिया और बोला, लोग पहले ही तरह तरह की बातें करते हैं, अब अगर तुम बाहर जाओगी तो और बातें बनाएंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई लोग मुझे रोटी नहीं देंगे, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे सहारे नहीं रह सकती। भाई काफी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा मन यही चाहता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक वादा करो, कभी खुद को अकेला मत समझना। ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। उसके बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कई स्कूलों में गई, मगर कहीं अनुभव मांगा गया तो कहीं पहले से टीचर मौजूद थे।
कई जगहों पर मुझे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि जरूरत होगी तो बुला लेंगे। हर शाम थके हुए कदमों से घर लौटती, पर हिम्मत नहीं हारती थी। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने बताया कि शहर के एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी के टीचर की जरूरत है। अगली सुबह मैं अपने सारे कागजात लेकर वहां पहुंच गई। स्कूल बहुत बड़ा तो नहीं था, पर साफ सुथरा था। बच्चे खेल के मैदान में हंस रहे थे। ना जाने क्यों उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर कई दिन बाद मुस्कान आई। मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा गया। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर गई तो एक सम्मानित व्यक्ति मेज के पीछे फाइलें देख रहा था। उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया। उन्होंने मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा और कुछ सवाल किए। मुस्कुराकर बोले, बच्चों को पढ़ाना सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनाना भी होता है। क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा सकती हो? मैंने पूरे भरोसे से जवाब दिया, अगर एक गुरु बच्चों के दिल में अच्छाई बसा दे तो वो पूरी जिंदगी उस ज्ञान का कर्ज नहीं उतार सकते। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ पल सोचने के बाद बोले, कल से स्कूल आ जाओ, हम तुम्हें 1 महीने के लिए रख रहे हैं। अगर बच्चों के साथ तुम्हारा व्यवहार और पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा तो नौकरी पक्की कर दी जाएगी। उनके ये शब्द सुनकर मुझे लगा जैसे भगवान ने बंद दरवाजों के बीच मेरे लिए एक नई खिड़की खोल दी है। मैंने धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर वापस आ गई। अगली सुबह मैंने कई महीनों बाद पहली बार दिल से तैयार होकर आईने में खुद को देखा। चेहरे पर अभी भी पुराने जख्म थे, पर आंखों में एक नई उम्मीद जरूर आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि यही छोटा सा स्कूल मेरी किस्मत का रुख बदलने वाला है और यहाँ मेरा सामना ऐसे सच से होगा जो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। स्कूल में मेरा पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। मैं सुबह समय से पहले पहुंच गई। बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे, कुछ अपने बैग संभाल रहे थे, कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे। मैं स्टाफ रूम के एक कोने में चुपचाप बैठी रही। दिल में अजीब सी घबराहट थी कि ना जाने मैं इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाऊंगी या नहीं। पहला पीरियड तीसरी कक्षा का था। जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो बच्चों ने एक साथ नमस्ते किया। उनकी मासूम आवाज सुनकर मेरी घबराहट आधी रह गई। मैंने अपनी जान पहचान करवाई और उनसे एक एक करके उनके नाम पूछने लगी। कुछ ही मिनटों में क्लास का माहौल दोस्ताना हो गया। एक शरारती सा बच्चा बार बार अपनी जगह से खड़ा हो जाता था। मैंने उसे डांटने की बजाय अपने पास बुलाया और उसे समझाया और उसे टॉफी दी तो पूरी क्लास हंस पड़ी और वो बच्चा भी खुश हो गया। दोपहर तक मैं बहुत थक चुकी थी, पर दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। कई महीनों बाद मुझे महसूस हुआ था कि मेरी जिंदगी किसी मकसद की तरफ वापस लौट रही है। घर जाकर जब मैंने पहली तनख्वाह का इंतजार करने की बजाय सिर्फ ये बताया कि बच्चों ने मुझे पसंद किया है, तो भाई और भाभी दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। कुछ हफ्तों में बच्चों के नतीजे बेहतर होने लगे। जो बच्चे पहले हिंदी से घबराते थे वो अब रुचि लेने लगे थे। मैं उन्हें सिर्फ किताबों का पाठ नहीं पढ़ाती थी, बल्कि कहानियां सुनाती, अच्छे संस्कारों की बात करती और ये समझाती कि शिक्षा इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। एक दिन स्कूल की असेंबली में सालाना प्रतियोगिता के नतीजे सुनाए गए। हमारी कक्षा के 2 बच्चों ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रिंसिपल जी ने सबके सामने उन बच्चों की तारीफ की और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, इनकी मेहनत के पीछे इनके गुरु की मेहनत भी शामिल है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने मेरी मेहनत को इस तरह सराहा था। उसके बाद स्कूल में मेरा सम्मान बढ़ने लगा। दूसरे टीचर मुझसे सलाह लेने लगे। अभिभावक बच्चों की तारीफ करते हुए मेरा धन्यवाद करते। एक शाम प्रिंसिपल जी ने मुझे ऑफिस में बुलाया।
मैं घबरा गई कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, पर वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जब से तुम आई हो स्कूल के नतीजे लगातार बेहतर हो रहे हैं। अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है और बच्चों में भी साफ बदलाव आया है। फिर हल्के से हंसते हुए बोले, बेटी तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मैंने झिझकते हुए कहा, ये सब बच्चों की मेहनत और आपकी मार्गदर्शनी है। वो बोले, नहीं, कुछ लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ सिर्फ काम नहीं करते बल्कि माहौल भी बदल देते हैं। उस दिन के बाद जब भी स्कूल में कोई नया कार्यक्रम शुरू होता, किसी प्रतियोगिता का उद्घाटन होना होता, जहाँ कोई खास मेहमान आना होता, तो प्रिंसिपल जी कहते, इसकी शुरुआत तुम करोगी। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं एक आम सी टीचर थी, फिर इतनी अहमियत क्यों दी जा रही थी। धीरे धीरे दूसरे टीचरों की नजरें भी बदलने लगी। कुछ लोग खुश होते, पर कुछ के चेहरों पर नाराजगी साफ दिखती। एक दिन स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो दो टीचर्स आपस में बात कर रही थी। मुझे देखते ही चुप हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे बारे में बात हो रही थी, पर मैंने अनजान बन जाना ही ठीक समझा। उन्हीं दिनों पहली बार मैंने प्रिंसिपल जी की छोटी बेटी को देखा। वो लगभग 7-8 साल की होगी, बहुत शांत सी बच्ची थी। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, क्या आप मुझे भी कहानी सुनाएंगी, जैसे आप बच्चों को सुनाती हैं। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। कुछ ही दिनों में वो मुझसे घुल मिल गई। तब मुझे पता चला कि उसकी माँ कई साल पहले स्वर्गवास कर चुकी थी। उस बच्ची की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब वो मेरे साथ बैठती तो जैसे कुछ देर के लिए उसकी तन्हाई कम हो जाती। मैं भी ना जाने क्यों उससे खास लगाव महसूस करने लगी। एक दिन स्कूल में नए सत्र की कार्यक्रम थी। प्रिंसिपल जी ने सबके सामने ऐलान किया कि इस सत्र का उद्घाटन हमारी सबसे मेहनती टीचर करेंगी। उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया। मैंने कांपते हुए हाथों से रिबन काटा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी मौजूदगी स्कूल के लिए सौभाग्य साबित हुई है। मैंने पहली बार उनकी बात सुनकर मन में सोचा कि शायद भगवान ने मुझसे एक नेमत लेकर मुझे आत्मसम्मान और इज्जत की एक नई जिंदगी दे दी है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इस इज्जत के पीछे एक ऐसा राज भी छुपा हुआ है जिससे मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। स्कूल में मेरी नौकरी को लगभग 1 साल होने वाला था। उस 1 साल में मेरी जिंदगी पहले से बहुत बदल चुकी थी। पहले मैं हर रात अपने अतीत को याद करके रोती थी, पर अब सारा दिन बच्चों के बीच गुजरता तो दिल को सुकून मिलता। घर के खर्च में भी बाई का हाथ बटाने लगी थी। जब पहली बार मैंने अपनी तनख्वाह में से राशन खरीद कर भाभी के हाथ में रखा था तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन कई महीनों बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी पर बोझ नहीं बल्कि सहारा बन गई हूँ। प्रिंसिपल जी की बेटी अंजलि अब मुझसे इस कदर घुल मिल चुकी थी कि रोजाना स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे पास आ जाती। कभी वो जिद करती कि मैं उसे कहानी सुनाऊं और कभी कहती, आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। ना जाने क्यों उसके साथ समय बिताते हुए मुझे हमेशा एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। एक दिन वो मेरे गले लगकर बोली, अगर मेरी मम्मी होती तो शायद वो भी आप जैसी होती। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे सीने से लगा लिया, पर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शायद वो पहली बार था जब किसी बच्चे ने मेरे अंदर की खाली जगह को महसूस किया था। उसी दौरान 2-3 टीचर्स ने मेरे बारे में अजीब बातें करना शुरू कर दी। कभी कहती, शर्मा जी हर काम इसी से क्यों करवाते हैं। कभी कहती, जरूर कोई खास वजह होगी। शुरू में मुझे उनकी बातें बहुत तकलीफ देती थी, पर फिर मैंने खुद को समझा लिया कि इंसान अगर हर बात का जवाब देने लगे तो अपने मकसद से भटक जाता है। मैं चुपचाप अपने काम में लगी रहती। एक दिन स्कूल में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। शहर के कई सम्मानित लोग आए हुए थे। हमेशा की तरह उद्घाटन मुझसे करवाया गया।
कार्यक्रम के बाद शर्मा जी की माताजी भी मुझसे मिलने आई। वो बहुत सभ्य और सम्मानित महिला थी। उन्होंने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और काफी देर मेरी कुशलता पूछती रही। जाते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी भगवान तुम्हें हमेशा इज्जत दे। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी नजरें जैसे कुछ और ही कह रही थी। 2 दिन बाद छुट्टी के समय शर्मा जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं हमेशा की तरह अंदर गई तो देखा उनकी माताजी भी वहां बैठी थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं आदर से नमस्ते करके बैठ गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उनकी माताजी ने बहुत नरमी से कहा, बेटी अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं काफी समय से तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मेहनत और बच्चों के साथ तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बन जाओ। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत घबराकर कहा, आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों बेटी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, एक बार रिश्ता टूट जाए तो इंसान दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। मैं अब अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताना चाहती हूँ। शर्मा जी पूरा समय चुप बैठे रहे। फिर पहली बार उन्होंने धीरे से कहा, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, फैसला सिर्फ आपका होगा। अगर आप मना कर देंगी तो भी आपकी इज्जत पहले जैसी ही रहेगी। आपकी नौकरी, आपका सम्मान, किसी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि मैं कुछ पल उन्हें देखती रह गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जितना समय चाहे ले लीजिए। घर वापस आकर मैं पूरी रात सो नहीं सकी। एक तरफ अतीत के जख्म थे जो मुझे दोबारा किसी रास्ते पर भरोसा नहीं करने दे रहे थे, और दूसरी तरफ वो इज्जत थी जो मुझे उस स्कूल में मिली थी। अगले कई दिन मैंने प्रार्थना की, भगवान से दुआ मांगी और अपने भाई से भी सलाह ली। भाई ने सिर्फ एक बात कही, अगर कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे अतीत के बावजूद इज्जत दे रहा है तो सिर्फ अतीत की सजा अपने भविष्य को मत देना। भाई की बात मेरे दिल में उतर गई। कुछ दिन बाद मैंने शर्मा जी को अपनी हाँ बता दी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भगवान हमें इस फैसले में भलाई दे। सादगी से हमारा विवाह हो गया। विवाह के कुछ हफ्ते बाद एक शाम उन्होंने मुझसे कहा, कल स्कूल खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में जरूर आना। आज तक मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रखी है। अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। उनकी ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन सा राज था जो मेरी गुजरी हुई पूरी जिंदगी का मतलब बदल देने वाला था। अगले दिन मेरा ध्यान पढ़ाने में नहीं लग रहा था। बच्चों को पाठ समझाते हुए भी बार बार शर्मा जी की वो बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज तक मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रखी है। मैं जितना उसके बारे में सोचती उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। कई बार मन हुआ कि जाकर अभी पूछ लूं, पर फिर खुद को रोक लिया। छुट्टी की घंटी बजी तो बच्चे चुपचाप अपने अपने घर चले गए। मैंने अपनी कुर्सी ठीक की और धीरे धीरे उनके ऑफिस की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। आज उनके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मेरे लिए कुर्सी खींची और खुद भी मेरे सामने बैठ गए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, आज मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो शायद मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, पर मेरे पास ना नैतिक हक था और ना ही सही समय। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये समझो कि मैं तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए तुम्हारा अतीत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पहले पति रोहन को बहुत पहले से जानता हूँ और हमारी दोस्ती भी थी। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। वो बोलते रहे, तुम्हारे तलाक के कुछ हफ्ते बाद रोहन एक दिन मेरे पास आया था। वो बहुत परेशान था। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को बांझ समझकर तलाक दे दिया है। मैंने भी यही समझा कि शायद यही सच्चाई होगी। उन्होंने कुछ पल रुककर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, पर कुछ महीनों बाद उसकी दूसरी शादी भी हो गई और 1 साल बीतने के बाद भी जब वहाँ संतान नहीं हुई तो उसने खुद अपना टेस्ट करवाया। मेरी सांस जैसे रुक गई। उन्होंने मेज की दराज खोली और एक बंद लिफाफा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उन्होंने कहा, उस दिन वो मेरे पास आया था। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा, काश मैंने पहले अपनी जिद को बीच में ना आने दिया होता। काश मैंने अपनी पत्नी पर इल्जाम ना लगाया होता। मेरे हाथ कांपते हुए लिफाफा खोलने लगे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि समस्या रोहन में थी। वो प्राकृतिक रूप से पिता बनने की क्षमता से वंचित था। कागज मेरी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मैं सिर्फ एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, तो मैं बांझ नहीं थी। उन्होंने नरमी से कहा, नहीं, तुम कभी बांझ नहीं थी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इन 3 सालों का हर ताना याद आने लगा। सास की बातें याद आने लगी। वो पल याद आने लगा जब मुझे बांझ कहकर तलाक दे दिया गया था। वो रातें याद आने लगी जब मैं भगवान से यही पूछती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने अपने आंसू पोंछे और पहली बार चैन की सांस ली। मैंने कहा, मुझे अब कोई शिकायत नहीं रही। भगवान ने मेरा फैसला दुनिया से बेहतर किया। अगर वो मुझे तलाक ना देता तो शायद मुझे कभी ये इज्जत, कभी ये सुकून और कभी आप जैसा जीवन साथी ना मिलता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुमसे शादी तरस खाकर नहीं की। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। वो बोले, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत देखी, तुम्हारा धैर्य देखा, तुम्हारा चरित्र देखा। एक औरत की इज्जत इस बात से नहीं होती कि वो माँ बन सकती है या नहीं। उसकी इज्जत उसके संस्कार, उसके चरित्र और उसके हौसलों से होती है। कुछ महीने बाद भगवान ने अपनी कृपा से हमारी जिंदगी में वो खुशी लिख दी जिसका मैंने सालों इंतजार किया था। जब डॉक्टर ने मेरे गर्भवती होने की खबर सुनाई तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने जमीन पर माथा टेक कर भगवान का धन्यवाद किया। आज सालों बाद जब मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाती हूँ तो एक बात जरूर सोचती हूँ कि अगर समाज इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जानना सीख जाए तो ना जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएं। संतान ना होना सिर्फ औरत का दोष नहीं होता, जिद और अज्ञानता मिलकर ऐसे फैसले करवा देती है जिसका पछतावा पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दोषी वो होता है जो खुद को हमेशा बेकसूर समझता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।